हेलो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस से है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वहाँ पे हम वर्किंग कैपिटल एंड जो है फिक्स कैपिटल के फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के वीडियो में हम कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपका कुछ सजेशन है या मुझसे कोई पॉइंट मिस होता है या आपके पास कोई एग्जाम्पल है तो जरूर कमेंट में करके आप बता सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं। सो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर इस टॉपिक का नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है। अब इसका आप इंट्रोड्यूस कैसे करोगे? देखो, कॉर्पोरेट जो होता है दैट इज जो बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हम कॉर्पोरेट बोलते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट फाइनेंस का मेन एम क्या होता है? फाइनेंस को जो है रेस करना, दैट मीन्स कैपिटल को लाना बिजनेस में और उससे बिजनेस जो एक्सपांड करना, बिजनेस में नए नए बिजनेस सेटअप करना। सो वो बोल सकते हो रेजिंग फंड। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस का बेसिकली मीन्स क्या होता है? रेजिंग फंड। अब रेजिंग फंड के बाद क्या होता है? बहुत सारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कैपिटल मार्केट हो गया। तो कैपिटल मार्केट में जो शेयर मार्केट जो जैसे कैपिटल कहाँ से लाएगा, ओके, पैसा कहाँ से आएगा, रेज कहाँ से करेंगे? तो इक्विटी से करेंगे, शेयर से करेंगे, जो है प्रेफरेंस शेयर्स जो होता है, डिबेंचर्स होता है। सो दैट इज कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जहाँ पे डिबेंचर्स जैसे लोन लेता है जब कंपनी, सो वो मनी मार्केट में आ जाता है। शेयर मार्केट में दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ जो सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, ये होता है। सो फाइनेंशियल एक्टिविटी डील करता है क्या करने के लिए? फंड्स को रेज करने के लिए, और उस फंड को बाद में क्या करेगा? वो यूटिलाइज करेगा बिजनेस को चलाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चरिंग जो होता है दैट इज बेसिकली एक क्या करना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाना। मतलब मुझे कहाँ से फंड आएगा, इक्विटी से कितना आएगा, प्रेफरेंस से कितना आएगा, लोन से मुझे कितना लेना है, डिबेंचर से कितना मुझे इशू करना है। सो वो क्या होता है? कैपिटल को स्ट्रक्चर करना कि मुझे कहाँ से फंड आएगा और उस फंड को मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँगा वो भी डिसाइड करना, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या होती है और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होता है, ठीक है। सो ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। बेसिकली कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो मीनिंग है यही, ये दो पॉइंट में क्या होता है, मतलब जो है एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। देखो, कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंस जो है, सो पहले अब देखो यहाँ पे 10 पॉइंट है, आपको याद क्या करना है? तो इनिशियल वर्ड अभी सब में एच है, तो देखो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं पीएम ले सकता हूँ, तो यहाँ से मेरा वर्ड पी और एम कवर हो गया। सो अब अलग अलग आप जैसे डिपेंड्स होता है आपके जो है इनिशियल वर्ड्स लेके उस पॉइंट को आप याद कर सकते हो, ठीक है। सो पहला पॉइंट क्या बोलता है? हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ओके। अभी जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है वो क्या करता है? हेल्प करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और फाइनेंशियल जो मैनेजर है, ओके, उसको हेल्प करता है क्या करने के लिए? डिसीजन लेने के लिए। अब कभी भी कंपनी का जो मैनेजर है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उनका काम है कि ऐसा डिसीजन हो जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो। मतलब ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी है हमको कैपिटल कहाँ से लाना है, वो सारी चीज़ें इफेक्टिव यूटिलाइज हो जिससे कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, बेनिफिट्स हो। सो वो होता है हेल्पिंग, जो है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। मतलब ये मनी मार्केट, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, ये सारी चीज़ें हेल्प करती है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को टू गेट दी मोर प्रॉफिट, ओके, बाय यूटिलाइजिंग दी रिसोर्सेस और बाय यूटिलाइजिंग दी फंड्स, ठीक है। इसका नोट्स मिल जाएगा, आप रेड कर लीजिएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जो है समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है उस टॉपिक का, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर द न्यू प्रोजेक्ट्स। अभी देखो फॉर अ प्रोजेक्ट्स आप बोल सकते हो, जैसे कंपनी क्या कर रही है, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है, आपको पता रहेगा आईटीसी कंपनी है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता रहेगा आईटीसी के एक ब्रांड नहीं, बहुत उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट है। टोबैको के है, जो कंज्यूमर डेली प्रोडक्ट यूज होते हैं, सोप का प्रोडक्ट है। सो आईटीसी आप जाइए तो जाके सर्च भी कर सकते हो, क्योंकि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, मतलब मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो आई गेस गो थ्रू दैट कि क्या प्रोडक्ट है, क्या प्रोफाइल है। सो अभी जैसे कुछ आईटीसी को कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है। अभी जैसे आप बोल सकते हो पतंजलि का कुछ नया बिजनेस प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, जैसे ऑनलाइन जो है ई कॉमर्स में जो है उसको इंट्रोड्यूस, मतलब खुद का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। सब उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से लाएंगे? रेस करेंगे। कहाँ से रेस करेंगे? कैपिटल मार्केट से, मतलब शेयर इशू करके, डिबेंचर्स, मनी मार्केट, डिबेंचर्स इशू करके, लोन लेके। सो ये होता है हेल्प्स इन रेजिंग। तो मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंस ये है कि अपन कैपिटल क्या कर सकते हैं? रेज कर सकते हैं फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट्स। मैंने एग्जांपल दे दिया, आप लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब ये होता है कि कंपनी में रिसर्च करना। अब रिसर्च क्या करना, क्या क्या मिस्टेक्स है, क्या क्या हम लोग के पॉइंट में जो है नेगेटिव चीज़ है। जैसे हम फीडबैक फॉर्म भरते तो कुछ किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं।
सो कुछ जो खामियां है, जो कमियां है, उस चीज़ को फुलफिल करना। तो सर ये कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या फ़ायदा है? कॉर्पोरेट फाइनेंस में ये है, जैसे अभी मेरे पास 10,000 है, ठीक है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं एक कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो जैसे मैंने ITC का प्रोडक्ट खरीद लिया, रिलायंस का 2-3 शेयर खरीद लिया, ONGC का मैंने एक शेयर खरीद लिया। सो अब ये क्या हुआ, रिसर्च करूँगा मैं, पहले क्या करूँगा, रिसर्च करूँगा कि मुझे कहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट करना है, तो जहाँ पे मैं कैपिटल ऐसे जगह डालूंगा जहाँ से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सेम वे कॉर्पोरेट फाइनेंस भी क्या करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रखता है, जिससे सारी एक्टिविटी क्या हो, स्मूथ हो एंड जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट आ सके, एंड जिससे हम क्या करें कि जो रिसोर्सेस है, जो फंड है, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज, सही तरीके से उसको इस्तेमाल कर सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। देखो स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस को प्रॉपर सही तरीके से चल रहा है। बिजनेस कब जब प्रॉपर तरीके से चलता है, जब कंपनी को पैसा चाहिए, पैसा है कंपनी के पास, फाइनेंस है मतलब फंड्स है ढेर सारे, अब वो फंड्स है तो सैलरी उसको पे करना है एम्प्लॉइज़ को, तो सैलरी पे कर देगा। जो लोन उसने बोरो किया है, वो लोन का जो है वो डेप्थ जो है वो पे कर देगा। जो डिविडेंड है, जो इंटरेस्ट है, वो अगर आप पे कर रहे हैं, सो जो टैक्सेस है वो पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि कंपनी का जो बिजनेस है, मतलब जो कंपनी है, वो प्रॉपर स्मूथ रनिंग फंक्शन करेगा। आप यहाँ पे आइडिया और जो है इसका वोडाफोन का एग्जांपल ले सकते हो, इसके ऊपर टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो अभी उसका जो एक्टिविटी है बिजनेस, वो उतना स्मूथ नहीं है, बिकॉज दे नीड लॉट ऑफ फंड, उनको और फंड की रिक्वायरमेंट है बिजनेस को रन करने के लिए, प्रॉपर स्मूथ करने के लिए। एग्जाम्पल लिख भी सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ शेयर मार्केट में, सो बहुत अच्छा है, मतलब आप रिसर्च करोगे यू विल गेट टू नो। ठीक है, सो आप वो लिख सकते हो एग्जाम्पल। फिर उसके बाद ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी वेरियस एक्टिविटी। देखो वेरियस एक्टिविटी, ठीक है, मतलब बहुत सारे, वेरियस मतलब एक से ज़्यादा एक्टिविटी। कॉर्पोरेशन मतलब होता है कि कनेक्टिविटी रखना डिफरेंट डिपार्टमेंट में। अभी क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट नहीं होता, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग जो आप बोल सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग जो होता है दैट इज प्रोडक्शन, HR होता है। सो अगर प्रोडक्शन को कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करेगा, फाइनेंस वाले को बोलेगा, HR को बोलेगा, और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करेगा, अवेलेबल कराता है, रॉ मटेरियल्स चाहिए या ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। सो फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो है वर्क है कि इंपॉर्टेंस है कि कोऑर्डिनेट करना डिफरेंट एक्टिविटी में, ताकि जो है आउटपुट, जो प्रोडक्शन है, वो किसी तरीके से मतलब स्टॉप ना हो और प्रॉपर फंक्शन करे, और जो भी फंड है उसका प्रॉपर यूटिलाइज अवेलेबल करके रखे जब भी रिक्वायरमेंट हो। सो ये होता है ब्रिंग कोऑर्डिनेशन, मतलब एक दूसरे डिपार्टमेंट को एक कनेक्टिविटी रखना, ताकि बिजनेस का जो एक्टिविटी हो स्मूथ फंक्शन करे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रमोट एक्सपांशन डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपांशन मतलब तो बिजनेस को बढ़ाना, डाइवर्सिफिकेशन मतलब न्यू प्रोडक्ट ऐड करना। ठीक है, जैसे अभी पतंजलि का एक प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो और धीरे धीरे वो प्रोडक्ट ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस का एक प्रोडक्ट नहीं है, वो अगर केमिकल में है, गारमेंट सेक्टर में है, पावर सेक्टर में, फर्नीचर में है, ऐसे बहुत सारे, तो अलग अलग प्रोडक्ट ऐड करना, तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अपन लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो वड़ा पाव की दुकान अभी मैंने स्टार्ट किया, तो एक दुकान से मैंने क्या किया, 50 दुकान बना लिया, अलग अलग जगह स्टोर भी चालू कर दिया, तो वो क्या हो गया, एक्सपांशन हो गया। लेकिन वही सेम वड़ा पाव के बिजनेस में मैंने क्या किया, दूसरे प्रोडक्ट भी ऐड कर दिए, जैसे डोसा ऐड कर दिया, इडली ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब नए प्रोडक्ट के साथ बिजनेस को ग्रो करना, साथ में नए नए प्रोडक्ट भी क्या करना, उसके अंदर ऐड करना। ITC का अगेन एग्जांपल आप ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद मैनेजिंग रिस्क। देखो रिस्क मतलब बिजनेस है तो रिस्क होता है, जैसे अनसर्टेनिटीज हो गया, अचानक से स्ट्राइक हो गया, अभी कोविड-19 का जो है, तो ऐसे बहुत सारे रिस्क आते हैं। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस का मेन क्या होना चाहिए कि भाई ऐसे रिस्क को पहले से ही क्या करे, जो है कुछ ना कुछ ऐसे बैकअप रखे, कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी रखे, जिससे क्या कर सकता है, उस टाइम पे जो है कंपनी सर्वाइव कर सकता है। सो रिस्क को क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए जब भी ऐसे अनसर्टेनिटीज होता है। ठीक है, रिप्लेस ओल्ड एसेट। ओल्ड एसेट मतलब होते हैं बड़ी बड़ी मशीनरी रहती है बिजनेस में, तो अब क्या करना है, उस मशीनरी को हटा के न्यू मशीनरी लाना है। न्यू मशीनरी के लिए फंड चाहिए, उसको खरीदना है नया मशीनरी के लिए। सो नए मशीनरी को फंड का रिक्वायरमेंट होता है, तो क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है, और न्यू मशीनरी को क्या करता है, वहाँ पे जो है ओल्ड मशीनरी को रिप्लेस करता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट मतलब होता है कि जो भी यहाँ पे कैपिटल मार्केट, मतलब जो इक्विटी इशू किया था, प्रेफरेंस जो है, डिबेंचर्स, लोन, तो उसका इंटरेस्ट पे करना। लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट पे करेगा, डिबेंचर्स है तो उसका इंटरेस्ट पे करेगा, अगर प्रेफरेंस शेयर है तो उसका डिविडेंड पे करेगा, इक्विटी शेयर है तो उसका क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। सो कुछ परसेंट जो होता है प्रॉफिट का परसेंट इक्विटी पे, हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे इक्विटी प्रेफरेंस जो है उसका डिफरेंस।
उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस और फीस। गवर्नमेंट, अब जैसी बात है, अगर कंपनी रन करती है तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, एज पर दी कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो है वो रूल के हिसाब से गवर्नमेंट और कंपनी को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को क्या करती है, टैक्स पे करती है। सो दैट इज टैक्स पेमेंट। ठीक है, सो आई होप कि आपको एकदम डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो कंपोनेंट्स मतलब कौन कौन से वे है जहां से मैं फंड क्या कर सकता हूँ, रेस कर सकता हूँ। तो मैंने 3 चीज बताया था, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, शेयर मार्केट। तो ये जो मनी मार्केट है वो बोरोड फंड में आ जाता है। ठीक है, और ये जो कैपिटल मार्केट है वो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स में आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप बोल सकते हो ये शेयर मार्केट भी इसमें आ जाता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स में। रिटेन अर्निंग मतलब एक डिफरेंट चीज होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इक्विटी शेयर मतलब क्या होता है, एक जैसे अभी कोई कंपनी है तो क्या करती है, जो भी उसका सिक्योरिटी उसके अगेंस्ट में क्या करती है, वो शेयर इशू करती है मार्केट में और लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैंने भी क्या किया, आईटीसी का कोई शेयर इशू किया, उसके सिक्योरिटी के बेस पे मैंने परचेस कर लिया। एसबीआई का जैसे कार्ड है उसका जो है उसने शेयर इशू किया तो मैंने खरीद लिया, कोई सब लोग खरीद लिया। तो जब खरीदते तो पैसा देते हैं। सो कंपनी को जब पैसे का रिक्वायरमेंट होता है तो क्या इशू करती है, इक्विटी शेयर। लेकिन इक्विटी शेयर में क्या होता है कि लॉस होने, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मेरा पूरा लॉस हो जाएगा तो उसका कुछ रीपेमेंट नहीं होगा। तो अगर लेकिन प्रॉफिट होगा तो मेरे को डबल प्रॉफिट मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको, वोडाफोन का जो प्राइस था 3 रुपया, मतलब समझो 3 रुपीज़ था 2 महीना पहले, 1 महीना पहले, ये वीडियो के 2 महीना पहले आप बोलोगे तो 2 रुपया था। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया, चलो मैं यस बैंक का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, यस बैंक में क्या हुआ कि फ्रॉड का केस आया तो फिर क्या हुआ, 4 रुपया हो गया उसका। 4 रुपया शेयर था उस टाइम पे, जिसने खरीदा रहेगा वो क्या होगा, अभी के टाइम पे उसका 29.30 चल रहा है और 74 भी गया है। तो अब जिन लोगों ने 4 रुपये पे खरीदा रहेगा तो उसको प्रॉफिट कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन सेम वे जिसने 300 रुपये पे खरीदा रहेगा तो अभी उसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सो इक्विटी शेयर में या तो डायरेक्ट लॉस होता है, हो सकता है डायरेक्टली प्रॉफिट होता है, डिपेंड्स होता है। सो यहाँ पे जो होता है लॉस का जो है आप बोल सकते हो यहाँ पे ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते कंपनी। प्रेफरेंस किसको देता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो बहुत सारे ऐसे शेयर होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं, जिसमें कंपनी क्या करता है कि अगर कंपनी लॉस होता है तो जो भी एसेट बेचने के बाद अगर उसको कुछ बचता है तो वो किसको पे करेगा, पहले प्रेफरेंस शेयर्स, और प्रेफरेंस शेयर को पे करने के बाद उसके बाद जो बचेगा उसको किसको पे करेगा, इक्विटी शेयर्स को। तो प्रेफरेंस शेयर ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। हालांकि यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं मिलता, बट प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड मिलता है, फिक्स डिविडेंड होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट अगर आप देखोगे इक्विटी शेयर इससे, तो इक्विटी शेयर में अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो हमको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे फिक्स डिविडेंड के हिसाब से हमको मिलता है। ठीक है, तो ये किसका डिसएडवांटेज है। रिटेन अर्निंग मतलब होता है प्लगिंग बैक प्रॉफिट होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है ईयरली बेसिस पे, तो वो मीटिंग में डिसाइड होता है कि हमको इतना फंड क्या करना है, सेव करके रखना है फ्यूचर यूज के लिए, मतलब रिजर्व रखना है। सो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग। ठीक है, सो कंपनी क्या करती है, पहले से ही रिजर्व रखती है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूचर्स। फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगा तो आज से ही सेव करके रखना। अंडरस्टूड। जैसे हमारे जो पेरेंट्स है वो भी क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं ताकि हमको घर लेना है या पढ़ाई करना है या शादी करना है तो सेव करके रखते हैं। बट दैट इज, यू कैन नॉट राइट दैट आंसर, आप एग्जांपल नहीं लिख सकते हो, बट समझाने के लिए मतलब क्या करता है, कंपनी सेव करके रखता है। अंडरस्टूड। फिर बोरोड फंड में 2 आता है, एक डिबेंचर आता है और एक टर्म लोन आता है। देखो टर्म लोन तो अपने को समझ में आता है, जैसे आईसीआईसीआई, आईडीबीआई जो है, ऐसे बहुत सारे बैंक है जो क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं किसको, जो है कंपनीज को। जैसे अभी ओयो होटल का बिजनेस है, ठीक है, हॉस्पिटलिटी का है, तो उस कंपनी को रन करने के लिए कुछ ना कुछ पैसे चाहिए। तो ओयो होटल का जो मेन जो है कंपनी है, उसने क्या किया, लोन लिया। कहाँ से, बैंक से लोन लिया। ठीक है, अब चाहे वो एचडीएफसी बैंक से लिया चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक से, तो उसको अपन टर्म लोन बोलते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, या सॉफ्ट बैंक से लिया। ठीक है, डिबेंचर्स मतलब होता है कंपनी क्या करती है, एक इशू करती है कि आपने इतना जो है, जैसे एक आप बोल सकते हो एक एविडेंस के थ्रू होता है। ये क्या होता है कि कंपनी उधार लेती है, ऐसा समझिए। तो कंपनी क्या करती है, जो उधार लेती है तो उसके थ्रू क्या करती है, एक सर्टिफिकेट इशू करती है, उसको अपन डिबेंचर बोलते हैं। वो एक एविडेंस रहता है कि आपने इतना नंबर क्या किया, इतना अमाउंट सेव किया है, और कंपनी क्या करेगी, आपको इतना रीपेमेंट, ये डेट पे इतना रीपेमेंट करेगी, और इतना जो भी इंटरेस्ट, वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, मेंशन करता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स बोलते हैं। सो ये भी काइंड ऑफ लोन है जो कंपनी क्या करती है, लेती है जो है पब्लिक से। बट वहाँ डिबेंचर्स एक सर्टिफिकेट के हिसाब से उसमें मेंशन किया रहता है सारी चीज़ें कि कितना अमाउंट है और कितना रीपेमेंट होगा। ठीक है, सो ये था कंपोनेंट्स। आई होप कि आपको पूरा डिटेल में और जनरल में आपको समझ में आ गया रहेगा। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी रिलेटेड है, तो मेक श्योर ऐड योर कमेंट्स एंड नोट्स के लिए जो है वो आप लिंक मेरे वेबसाइट पे जा सकते हो, imaduddeeneducator.com है, वहाँ पे आप जाके आप नोट्स
सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे, सारे हेल्पफुल नोट्स। बाकी आप अगर न्यू हो तो मेरे और भी बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।